हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है रामनगर पीजी कॉलेज के दो छात्र संघ के अध्यक्ष उम्मीदवार। एक है एनएसयूआई से ललित कलाकोटी, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और एक है हमारे हीरा भंडारी एबीपीपी से, ये भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोनों में खास ये है कि दोनों ही मासूम है, दोनों ही निष्पक्ष है और दोनों ही ईमानदार है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि दोनों में से आप किसको चुनना चाहोगे, तो मेरी दोनों पसंद है। अगर मेरा बस में होता मैं दोनों को अध्यक्ष बना देता। लेकिन आज मैं आपके सामने से लेके आ रहा हूं कि जो छात्र घर में बैठे हुए हैं, जिनको नहीं मालूम कि किसको कैसे वोट करना है, इनमें से दोनों में से कौन बेहतर है, कौन अच्छा बोल रहा है, क्या क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दोनों के सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि, और ये सवाल जो मेरे पास निकलने वाले हैं ये मुझे भी खुद पता नहीं है, क्योंकि मैं अचानक से आया, तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कहीं जाना है, तो अचानक से मैंने सोचा चलो दोनों मिल गए, और ऐसा कुछ होता नहीं है। और देखिए, अब मैंने इसलिए इनके दोनों के प्रशंसक यहाँ रखे नहीं है। तो चूंकि ललित कलाकोटी जी पिछली बार भी चुनाव लड़ने की कोशिश में थे लेकिन नहीं लड़ पाए, लेकिन इस बार में लड़े। पहला सवाल ललित कलाकोटी जी से। कलाकोटी जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि भैया। अच्छा, इस बार आपकी जो सामने कैंडिडेट है, पहले की तुलना में जो पिछले साल और इस बार, वो ज्यादा कठिन थे, ये ज्यादा कठिन? देखिए, मैं दोनों का सम्मान करता हूँ और मैं विश्वास ये रखता हूँ कि देखिए, चुनाव जो है हार जीत का खेल है। आप आइए, मेहनत और संघर्ष कीजिए, जो भी चुनाव यहाँ से जीतेगा उसको मेरी बधाई है, और मैं अपनी हार भी स्वीकार करूंगा अगर मेरी हार होती तो, मगर शालीनता के साथ और बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी धड़ल्लेबाजी से। मैं ये चाहता हूँ कि एक साफ और स्वच्छ चुनाव महाविद्यालय में होना चाहिए। अच्छा, हीरा भंडारी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब मैं आपको जानता नहीं था, मैं यहाँ पे एक सर्वे करने आया, तो मैंने पूछा कलाकोटी, आपने कोई कलाकोटी है, उस पर मुझे आपका जवाब चाहिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल में। आपने वो, जी हाँ, देखो, व्यक्तिगत रूप से इंसान को जानना एक अलग चीज होता है, और एक वैसे जानना एक अलग चीज होता है। व्यक्तिगत रूप से हम जैसे कहीं ज्यादा इतना मिले नहीं है, इतना वो नहीं है, इतने साथ रहे नहीं है, तो वो चीज हो सकती है कहीं, क्योंकि कोई मेरे साथी है जो मेरे साथ प्रॉपर बने हुए हैं, परस्पर बने हुए हैं, संबंध में हैं, दोस्त हैं, भाईचारे हैं, सब लोग साथ हैं, तो वो अलग चीज है। उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके परिवार से लेके जो चीज होती है सब चीज जानता हूँ, उनकी सुख क्या है, दुख क्या, अच्छा क्या, बुरा, उन चीजों के बारे में सबसे जानता हूँ। अच्छा, अब मैं सवाल करता हूँ मेन वाला कि ये पिछली बार चुनाव लड़ते और बहुत पिछली बार से भी कड़ी टक्कर में थे, इस बार भी है, तो आपको लगता है कि यार ये पिछली बार ही निकल जाते तो अच्छा था, इस बार ये ज्यादा कड़ी टक्कर देने वाले उम्मीदवार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो, ललित कलाकोटी जी हैं, बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, एक चुनाव है, ठीक है, उसमें दो प्रत्याशी, दोनों हर साल दोनों ओर से आने हैं, क्योंकि इस साल भी आए हैं, अब अगले साल होता तब भी आते। तो देखो, मेहनत के ऊपर बात है। मैं कई सालों से महाविद्यालय में बना हूँ, मैंने कई मेहनत करी है, मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हाँ, बीच में थोड़ा किसी ने डाउन कर दिया, आपस में लोग टूटे, पर हम फिर से, जो मेरे छात्रों की मेरे साथ ताकत थी, बच्चे लोग मुझसे जुड़े, परिवेश के समय हमारी नए नए बच्चों की टीम लगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हमारे साथ बच्चे लगे, तो बच्चों ने जब मुझसे बोला, हाँ भैया आपको लड़ना चाहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप निश्चित ही जीतोगे, तो जब वो बच्चे को ओर से रिएक्शन आते इस तरीके के, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए हम चुनाव मैदान में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी ने मुझे भरोसा दिया है, बड़ों का आशीर्वाद मिला, छोटों का सम्मान मिला, छोटों का साथ मिला। ललित कलाकोटी जी, कॉलेज के लिए आपकी पहली 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, कॉलेज के लिए पहली 3 प्राथमिकता ये होगी कि जो ये महाविद्यालय हमारे रामनगर में स्थित है, ये कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पे स्थित है। तो यहाँ पे कुमाऊं, गढ़वाल और दूसरी चीज काशीपुर, जसपुर और बाजपुर के छात्र छात्रा भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले महाविद्यालय को मॉडल बनाना है, जिससे कि यहाँ पे हाईटेक शौचालय, हाईटेक लाइब्रेरी और एक हाईटेक हॉस्टल छात्र छात्रों के बीच में रहने के लिए। और मेन जो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में चाहता हूँ, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे आते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है कि बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स ये सब्जेक्ट नहीं मिल पाने के कारण तो वो नैनीताल की ओर, हल्द्वानी की ओर, देहरादून या किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि रामनगर महाविद्यालय में सभी एक सामान्य परिवार से आते हैं, तो उनके पास एक सामान्य परिवार से होने के नाते मेरे को नहीं लगता कि मतलब वो लोग अदर किसी यूनिवर्सिटी की या अदर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस भर पाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि यहाँ महाविद्यालय में ये 3 मेन सब्जेक्ट आए, जिससे कि कुमाऊं, गढ़वाल और बाजपुर, नीचे भावर साइड के जो बच्चे हैं, उनको यहीं इन तीनों सब्जेक्टों की सुविधा मिल सके। अच्छा, आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या है इस कॉलेज के लिए? इस प्राथमिकता की बात करूंगा मैं। सबसे पहले हमारा एक अखिल भारतीय विद्यार्थी ने कार्य करा है, जिसपे हमने कॉलेज को हमारा कैंपस बनाने के लिए आवाज उठाई है, क्योंकि कैंपस हमारा कॉलेज, जब हम कहते हैं कि दूर दराज से बच्चे हमारे यहाँ, पहाड़ों से सबसे पहले जिनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो रामनगर कॉलेज की ओर को अग्रसर होते हैं। रामनगर कॉलेज में जब आगे देखते हैं, सिर्फ बीए, बीकॉम, बीएससी तक सीमित रह जाता है, पर अगर हमारा कॉलेज कैंपस बनेगा, तो इसके नए नए सब्जेक्ट जो हम कह सकते हैं, जो यहाँ से हमारे बच्चे, कई बच्चे लॉ करने के लिए अल्मोड़ा जा रहे हैं,
कोई MBA करने के लिए कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, नए नए कोर्स यहाँ पे खुल जाएंगे और उस कोर्स के तहत वो बच्चे सिर्फ रामनगर में रह के रामनगर में व्यावसायिक कोर्स कर पाएंगे, रामनगर में ऊंचा के कोर्स कर पाएंगे। और हमारा इस तरीके से कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हीरा सिंह भंडारी की पूरी टीम बड़े मुद्दे यहाँ उठाएगी। अभी पुष्कर सिंह धामी जी हमारे रामनगर आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमने एक मुद्दा उठाया था कि उस मुद्दे में हमें कॉलेज को मॉडल कॉलेज बनाए। मॉडल कॉलेज में तो कई समस्या हमारे कॉलेज में जो बार बार निकल के आ रही है, पिछले 6 सालों से महाविद्यालय में हूँ, तो समस्या जो निकल के आ रही, समस्या निकल के आई कि हमारे बुक्स किताबें नहीं है, हमारे बुक्स में हमारे कॉलेज में किताबें नहीं है, दूसरा टीचरों की कमी है, तीसरा लैब में सामान नहीं है, कई चीजें। और बीकॉम फैकल्टी ने जर्जर हालत में है, जो पिछले साल आशीष मेहरा भाई छात्र अध्यक्ष के कार्यकाल में स्वीकृत हुई है। बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बड़ा काम है पिछले कई सालों से ये। और जो उन्होंने छात्र कोर्स था हमारे NB के तहत जो बुकें आती थी, बुकें आएंगी उनके लिए दान करा। हमारा सबसे पहले मुद्दा यही रहेगा कि हमारे कॉलेज को कैंपस बना जाए, मॉडर्न कॉलेज बना जाए। दूसरा, हमारे कॉलेज में जो बुक से रिलेटेड हमारे जितने भी हमारे छात्र छात्रा आ रहे हैं, उन्हें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परेशानी के सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ा मकसद हमारा ये रहेगा कि छात्रों को हम खुद सक्षम बनाएंगे, उनके फॉर्म पकड़ उनके फॉर्म बनने, उन्हें बताएंगे कि आपने ऐसा फॉर्म बनना है। वो भी अपने भाई बहन को, जब वो MA में जाए तो अपने भाई बहन को हमारे भरोसे न छोड़ के वो खुद ये बोले कि हाँ हम आपका फॉर्म भरेंगे, ऐसे ऐसे फॉर्म भरते उन्हें सिखाएंगे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष BABP के थे, उन्होंने कुछ काम करके दिखाया? जी, मेरी नज़र में या आपकी नज़र में तो इस तरीके से कोई काम हुए नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि महाविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ 8 पंखे उनके द्वारा दिए गए हैं। जो बीकॉम फैकल्टी की बात करें, उसके लिए हम लोगों ने भी कई तरीके से ज्ञापन दिए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि रामनगर में इस वर्ष G20 जो हुआ, उसके कारण ही जो हमारी जो महाविद्यालय की बाउंड्री है उसमें एक चित्रकार जो मतलब बाउंड्री में बनी है। दूसरी चीज़, जो महाविद्यालय की जो बाउंड्री हुई है वो जो जर्जर स्थिति में थे उनको दोबारा रिपेयर करा गया। तो यहाँ महाविद्यालय में जो भी काम हुआ वो G20 के तहत हुआ। छात्र संघ का कार्यक्रम तो आपको बताइए नहीं कि अच्छा, आप बोलो बोलो। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जो छात्र संघ के पदाधिकारी लोग बने हैं, आप उनसे भी सवाल कीजिए कि इस वर्ष हमारे महाविद्यालय में छात्र संघ का प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपको भी पता है, आप भी रामनगर से जुड़े हुए हैं, जो भी छात्र संघ का कार्यक्रम पहले होता था पूरे वर्ष में एक बार होता था, वो इस महाविद्यालय के ग्राउंड में लगकर, जहाँ 3 से 4 हजार बच्चों की स्ट्रेंथ वाला टेंट लगकर उस कार्यक्रम को कराया जाता था, वो सिर्फ एक ऑडिटोरियम में करा के, बिना किसी उत्तराखंडी कल्चर दिखाकर, बिना किसी उत्तराखंड के कलाकार को बुलाकर, वो सिर्फ और सिर्फ एक महाविद्यालय में करा दिया गया। उसके पीछे रीजन क्या है? ये लोग कहते हैं कि हमने छात्र संघ को दान कर दिया, मगर इसके जो पीछे की असल वजह यह है कि छात्र संघ पदाधिकारियों को एक ना होना। जी, आप बताइए, आपका छात्र संघ अध्यक्ष क्या, उनकी क्या उपलब्धियां हैं? उपलब्धियां यही है कि जो हमारी बीकॉम फैकल्टी आई, ललित भाई ने सही बोला कि छात्र संघ पदाधिकारी सब एक नहीं थे, तो आशीष मेहरा ने अपना पूरा वो कोर्स महाविद्यालय को दान कर दिया, लाइब्रेरी में दान कर दिया। और दूसरी बात रही, एक कमरे के अंदर हमारा जो छात्र संघ प्रोग्राम हुआ था, हमारे चुनावी बहुत लेट हुए थे, दिसंबर में पिछला चुनाव थे, उसका पेपर थे, रिजल्ट आने थे, बहुत सारी परेशानी यहाँ पे बच्चों को झेलनी पड़ी क्योंकि समय बहुत कम था, सिलेबस नहीं हो पाए थे, बच्चों के एडमिशन भी बहुत दिसंबर तक लेट चले थे। और हमारा तो लगभग कार्यक्रम अप्रैल के महीने में हुआ था, अप्रैल के महीने में, और इतनी भीषण गर्मी में एक बाहर टेंट के नीचे हमारे एक छात्र संघ प्रोग्राम बहुत असंभव था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इसलिए हमने सबने बैठ के हमने एक राय मशवरा निकाला, हमने बोला कि जब प्रोग्राम हमारा है तो हम कहीं भी कराएंगे। हमने कराया हमारे महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में, क्योंकि वो ऑडिटोरियम हॉल जो हुआ था, हमने यहाँ पे जो नया ऑडिटोरियम, ये सामने ऑडिटोरियम हॉल है जो नया बना है, इसके अंदर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लाइट से रिलेटेड अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई है। इसलिए बाहर प्रोग्राम ना होकर अंदर हुआ, क्योंकि भीषण गर्मी इतनी थी कि बाहर प्रोग्राम होना लाजमी था। अब इस बार अगर होगा तो बड़ा कार्यक्रम करवा देगा। हाँ, इस बार वो थे ना कि समय का साथ। अच्छा सुने, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, ABP बीजेपी की सिस्टर कंसर्न संस्था है, मान लीजिए आप, ठीक है। अगर आप जीतोगे तो आपको तो फायदा मिल नहीं पाएगा, क्योंकि कोई क्यों चाहेगी सरकार आपको, तो क्यों आपको जनता वोट करे, ये छात्र वोट करे आपको? देखिए, छात्रों ने मेरे संघर्ष को देखा है, और आप इस तरीके से क्यों सोच रहे कि ये एक भाजपा और एक केंद्र सरकार का चुनाव है। मेरा मानना ये है कि ये चुनाव छात्राओं का है, क्योंकि यहाँ पे ना तो केंद्र सरकार काम करती है, ना ही भाजपा सरकार काम करती है। बजट तो राज्य सरकार ने देना है। देखिए, मैं राज्य सरकार को बीच में नहीं लेना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि ये छात्रों का चुनाव है, और छात्रों की जो भी मांग है वो, मैं, ऐसा नहीं है कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा उनके पास अपने छात्रों के काम कराने के लिए। मुझे चाहे भाजपा के पास जाना पड़े, चाहे सपा के पास जाना पड़े, चाहे हाथी के पास जाना पड़े, मैं उसके पास जाऊंगा। अपने छात्रों का काम कराने की गारंटी वो मेरी है कि मैं उसको किस तरीके से करवाता हूँ। देखिए, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में आपकी, फिर भी आपने इतना रोना रोया कि यहाँ ये सुविधाएं नहीं है, तो आपकी सरकार होने के बावजूद भी पिछली बार भी है, तो आप कैसे काम कर पाओगे इस बार? देखो,
कई चीजें हमेशा से निकल के आती हैं। कई चीजें इसलिए निकल के आती हैं क्योंकि हमने देखा कि ये जो समस्याएं हैं ये लगातार कई सालों से बनी है। सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं कह सकते, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, समस्या लगातार जारी थी। हर साल हम अपने कॉलेज के संघर्ष करते हैं और मैंने तो विगत 6 सालों से संघर्ष किया, मुझे हर स्थिति का पता है। तो हम देखना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पे हमारे कार्य हुए हैं, सबसे पहले आपने बोला कि कार्य गिनाओ, हमने कार्य गिनाते तो हमारा सबसे पहला मेन मुद्दा बीकॉम फैकल्टी रहा। दूसरा, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारे कॉलेज में महाविद्यालय में बारिश होती है तो बारिश से हमारे छात्र छात्रा दुबकता है कि हम कहाँ घुसे। तो हमने इस जो जिस रोड पे हम खड़े हैं, इस सीसी में हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने टीन सेट की व्यवस्था माननीय विधायक जी से पारित कराई है, उसका जल्दी काम चालू होगा। और दूसरा, हमने जो हमारे आगे हमारी पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग हमारी बहुत छोटी है कि पार्किंग के बाहर हमारी गाड़ी खड़ी होती है, रोड में गाड़ी खड़ी होती है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई लोगों की गाड़ी को नुकसान हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ, पार्किंग अगर पार्किंग और बनती है तो गाड़ी आसानी से हमारे कॉलेज के अंदर खड़ी हो पाएंगी और इस तरह की कोई घटना अच्छा सर, कल का आपने क्रिकेट मैच देखा था? जी बिल्कुल। विराट कोहली क्या अपने शतक के लिए जो सर हल्के खेल रहे थे? जी, विराट कोहली अपने शतक के लिए हल्का खेल रहे थे कल, नहीं या वो देखिए, पिच खराब थी? देखिए वो विराट कोहली का अपना खेलने का अंदाज है, वो वहां पे उस समय पिच में मौजूद थे। तो उस पिच की जो स्थिति है, जो वहां पे जो हालत थे, वो विराट कोहली से बेहतर जो स्टेडियम में बैठे हुए जनता या हम लोग यहाँ से नहीं जान सकते। जिस तरीके का प्रेशर विराट कोहली के उस समय मन में वहां पे था, तो वो उन्हीं को पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना शतक को पूरा किया, और वो भी एक जन्मदिन के दिन पे। और मैं मतलब बधाई देना चाहता हूँ विराट कोहली जी को कि, और मैं गौरवित महसूस करना चाहता हूँ कि इस तरह का खिलाड़ी हमारे भारत को मिला है। देखिए, मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल पूछा, आप बताइए, विराट कोहली जी शतक हल्का खेल रहे थे या बस में पिच बड़ी खराब थी? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, मैं एक खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने 6 बार यूनिवर्सिटी खेली अपनी कॉलेज की टीम से, 1 बार मैं खुद कैप्टन रहा हूँ, 3 साल हमने लगातार कॉलेज की टीम से फाइनल खेला है। क्रिकेट क्या? क्रिकेट की टीम अच्छा। से, जी, मैं लगातार 3 साल से क्रिकेट की टीम का फाइनल खेलता हुआ आ रहा हूँ अपनी कॉलेज की टीम से, और 1 बार नॉर्थ जोन का प्लेयर रह चुका हूँ। और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में मैंने ड्रॉप बॉल में सिल्वर मेडल अपने कॉलेज के लिए जीता है। ठीक है, तो मैंने जो गेम्स का प्रेशर होता है वो किसी खिलाड़ी के माइंड पे अटैक करता है, क्योंकि प्रेशर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। जैसी कंडीशन रहेगी, जैसा समय रहेगा, उस हिसाब से टीम के साथ खेलते हैं। अगर हाँ विकेट जहाँ पे गिरते हैं, विकेट के गिरने की बात करें तो जहाँ पे विकेट गिरते हैं वहाँ पे खिलाड़ी को धीमा खेलना पड़ता है, क्योंकि वो टीम की रीढ़ बनता है। वो टीम की रीढ़ बनता है, वो खड़ा रहता है, तो आने वाले बल्लेबाजी को और जो हौसला मिलता है। ऐसा मिलता है। देखिए, आप पूछेंगे हमसे अंतर्राष्ट्रीय सवाल एक एक, उसके बाद इस लाइव को खत्म करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछा सर मैं आप लोगों को, ठीक है ना? बहुत गंभीर मुद्दे, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है जबरदस्त, क्या मुझे आप लोगों से सवाल पूछना चाहिए या उसको मैं अवॉइड कर दूं? पूछूं? ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन में किसके साथ है, यहाँ पर क्यों है? जी देखिए, पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों देश आपस में समझौता करके आपसी इस लड़ाई को रोकें, क्योंकि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं होता है। आपसी संबंध बनाएं, आपसी मतलब वहाँ के जो इजराइल के जो नेता हैं, जो फिलिस्तीन के जो नेता हैं, वो आपस में बैठ के बात करें। दोनों सेनाएं के जो चीफ हैं वो आपस में बैठ के बात करें, क्योंकि देखिए, चाहे दूसरे देश के बच्चे हों या चाहे फिलिस्तीन के देश के बच्चे हों, देखिए उसमें जब लड़ाई होती है तो उसमें जो वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है उसमें वो नागरिक भी मारे जा रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। और मेरा मानना ये है कि ये जो लड़ाई है इसको आपस में समझौता करके, इसे मतलब हल करके इस लड़ाई को रोका जाए और आपसी देशों का जो है वो समझौता कराया जाए। आप क्या कहते हैं इजराइल फिलिस्तीन के मामले में? मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो ना आपस में समझौता करके ये जो युद्ध है, युद्ध विराम करना चाहिए, युद्ध को रोकना चाहिए। कि इसमें कितने मासूमों की वो हो जा रही है, कितने क्षति हो रही है, कोई किसी मुश्किल से धन दौलत इकट्ठा करता है उसकी क्षति हो रही है, कई प्रकार की क्षति हो रही है। और मैं सबसे पहले कहूँगा कि इनका मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो गुनहगार है उससे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम किसी को सजा दिए बिना छोड़ दें तो वो दोबारा से जरूरत उठाता है और दोबारा से वो इस तरीके का वो करने की कोशिश करता है। वही जो वहाँ पे मुद्दा उठ रहा है, वही मुद्दा हमारे रामनगर कॉलेज में भी है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में प्रचार किया, कल मैं आपको एक ताजा घटना, मैं छोई में गया प्रचार के लिए गया, तो छोई में जिन लड़कों ने मेरी कन्वेंसी कराई उन लड़कों को धमकाया गया, मेरे सामने धमकाया गया कि हम तुझे मारेंगे, चल यहाँ से निकल। इस तरीके की मानसिकता रखने वाले छात्र संगठन के लोगों को आज 7 तारीख को सभी छात्र आईना दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूँ, इस समय मैंने जितने भी चुनाव भी कवर किए हैं और इस बार मुझे सबसे ज्यादा शांत और सब अपने से लगे, मतलब ठीक है, और दोनों छात्र बड़े मासूम हैं। इस तरह की जीत और हार जो मिलती है कि यार चलो हम खेल रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, आपके मन में इनके प्रति जो है कितनी कटुता है कि यार मतलब ये इसको तो मैं हरा कर रहूंगा, ये ज्यादा बोल रहे हैं? मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि अगर बड़े भाई के साथ छोई में इस तरह की हरकतें हुई हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो जिन लड़कों
को उन्होंने डांटा, जिन लोगों को उनको धमकाया, तो उन लोगों को उनके खिलाफ आगे आना चाहिए। आ जाना चाहिए। मगर अच्छा। आगे आए, एफआईआर करवाएं, पुलिस थाना है, सब चीज है, वहां जाके आप उनकी एफआईआर करवाएं। मगर इस तरीके से कहना कि मुझे धमकाया गया, मुझे भगाया गया, देखिए आप इतना बड़ा छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको किस तरीके से कोई क्या कहते हैं आपको भगा सकता है। अच्छा, देखिए माहौल गर्म हो जाएगा, उससे पहले मैं लाइव खत्म कर दूंगा। हैं? नहीं देखिए, मेरे कुछ सवाल है रवि भाई। नहीं, देखिए देखो आमना सामना नहीं, नहीं, एक सेकंड। देखो आमना सामना अगर हुआ है तो बात निष्पक्ष के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि हमें भी हक है मीडिया के सामने अपनी बातें रखने का। तो मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि जो इस तरीके की देखिए और ये नहीं, ये बातें आप अपने अलग प्लेटफॉर्म में जो आपने बोला है, मैंने ये सवाल देखिए आप मेरा भाई बिल्कुल सुनो, मुझे जब डराया गया, मुझे जब धमकाया गया, मेरे साथी को धमकाया गया, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। अच्छा, अब लेकिन वो कह रहे हैं ना कि अगर जो डराया धमकाया गया है वो उसमें आगे बात करें, बिल्कुल तो आगे बात समझाएंगे। करनी चाहिए। अच्छा, क्या चलिए इस मामले का निपटारा कैसे होगा बताओ? देखो मैं बताना चाहता हूँ, इस मामले का निपटारा कैसे होगा? हमने ना जब हमें डराया गया, धमकाया गया, हम आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि वो लोग भी मेरे भाई थे। मैंने पिछले चुनाव देखे, चुनाव में गुस्सा स्वाभाविक है, एग्रेशन स्वाभाविक है, तो वो मैं उन लोगों से सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आगे इस तरह की घटना वो ना हो, उसको ना दे, क्योंकि इसलिए हम आगे नहीं गए। क्योंकि नुकसान अगर हमारा हुआ तो नुकसान कहीं ना कहीं उनका भी हो जाता, क्योंकि इस तरीके से हम ना उनके घर वालों पे कोई बात ना आए, इसलिए हमने आगे कोई एक्शन नहीं लिया। चलिए आप आश्वासन देते हैं कि अब इस तरह की चीजें जो होंगी या नहीं? मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि आगे ना तो हमारे द्वारा करी गई है और ना हम करेंगे, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये निराधार हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, चलिए देखिए फिलहाल ये मामला यहाँ पे शांत होने वाला है और होगा। ये दोनों ही अच्छे उम्मीदवार हैं, दोनों ही कड़े उम्मीदवार हैं, जिसे आपको वोट देना चाहिए, वोट जरूर दें। फिलहाल कल हमने 1-2 वीडियो देखे थे, हम कोशिश करेंगे अगर मौका मिला तो उनके घर जाने की भी, वहां की स्थितियां देखने की भी, क्योंकि अध्यक्ष पद एक बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी जमाने में रामनगर के अध्यक्ष को रामनगर का विधायक भी माना जाता था। हालांकि अब जब से उत्तराखंड बना है तब से स्थिति तो कुछ और है। बस एक अंतिम सवाल, रवि के बिंदास बोल उत्तराखंड का कौन से नंबर का चैनल है? ये देखिए, आप जो पत्रकारिता करते हैं, वाकई में आपके जो सवाल रहते हैं वो बहुत ही बिंदास रहते हैं, और जिस तरीके से आपने रवि के बिंदास बोल जो न्यूज चैनल का नाम रखा है, वाकई बहुत ही तारीफदार है। अच्छा, चलिए यानी आपके फॉलोअर भी हमको सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को शेयर भी करेंगे। बिल्कुल शेयर करते हैं और फॉलो भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो रवि के बिंदास आप कैसा मानते हैं? ये पर्सनल सवाल पूछ लिया। मैं तो पहले से आपको बहुत बड़ा फैन था, अभी बहुत बड़ा फैन हूँ। जब आप विभाग से अपनी बातें रखते हैं, सबके लिए, छात्र हितों के लिए भी बातें रखते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पे भी बातें रखते हैं, तो आपका सम्मान करता हूं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल है, रामनगर का नंबर, आने वाले समय में रवि के बिंदास बोल देश का भी नंबर 1 चैनल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि के बिंदास बोल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ दोनों ही कैंडिडेट बहुत प्यारे हैं, दोनों ही कैंडिडेट को आपने सुना है। उम्मीद करता हूँ जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो उस समय आप इनके चेहरों के साथ साथ इन्होंने जो बातें वादी किए हैं उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कोई कटुता किए बिना। और यही है उत्तराखंड के रामनगर की सबसे खूबसूरत मैदान प्यार का। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया, जय उत्तराखंड, और दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देखते